हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जाने कि हम क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़े थे और हमने जो है इससे पहले बंगाल के बारे में देख लिया है, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर और पंजाब के बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसमें हमने बताया था किस प्रकार जो है ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं और ये जो है जितने भी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर के जो है ये अपने आप को स्वतंत्र करके, और उस पर हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया किस प्रकार जो है आधिपत्य कर लेती है, और उस सब बातों को हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक मध्यकालीन मराठा के बारे में और एक हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में। तो देखिए फ्रेंड, मध्यकालीन कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। जो छत्रपति शिवाजी का जो आपके साम्राज्य है, यानी छत्रपति जितने भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से हम देखेंगे 1713 से जो है यहाँ पे पेशवा का युग शुरू होता है और ये जो है छत्रपति का युग शुरू होता है 1674 से लेके। हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है शिवाजी इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं, और उन सब पॉइंट को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो एक हम पढ़ेंगे पेशवा युग के बारे में और एक जो है छत्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मराठा साम्राज्य का जो है भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका पूरा आपका पश्चिमी तट और इसको हम बोलते हैं पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पे एक नदी है आपका ताप्ती नदी, और यहाँ पे आपका गोवा। तो जो गोवा और ताप्ती नदी के बीच का जो कोस्टल एरिया है इसको हम बोलते हैं आपके कोंकण तट, जो कि फिलहाल में आप महाराष्ट्र वाला एरिया देखते होंगे तो इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। और कर्नाटक वाला जो तट है उसको हम बोलते हैं केनरा तट, और केरल वाले तट को हम बोलते हैं मालाबार तट। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये आपका पश्चिमी तट है। कोंकण तट किसको बोलते हैं? जो महाराष्ट्र वाला एरिया जो है फिलहाल में आप पढ़ते होंगे। तो उस समय की बात करें तो उस समय यहाँ पे बीजापुर हुआ करता था। ध्यान सुनिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था मैसूर जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जो दक्षिण वाला एरिया इसमें हमने दो देखा था साम्राज्य, एक बहमनी साम्राज्य देखा था, एक विजयनगर साम्राज्य देखा था। तो विजयनगर साम्राज्य नीचे था, उसके ऊपर जो था आपका बहमनी साम्राज्य था, और आगे चल के हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य गोलकुंडा और बीजापुर में डिवाइड हो गया था। तो ये पूरा एरिया आपका इधर वाला ये था कोंकण वाला तट, जो ये बीजापुर हो गया था, और उसके इधर आपके गोलकुंडा हुआ था। और हमने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो है पतन होने के बाद उसी के अवशेष पे जो है यहाँ पे मैसूर बना था। तो मैसूर के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है आपके मराठा साम्राज्य की। तो बीजापुर के जो स्थान पे ही क्या करते हैं, 17वीं शताब्दी में जो है छत्रपति शिवा जो है इसको जो दमन करके बीजापुर के स्थान पे जो है मराठा साम्राज्य का उदय करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे कि यहाँ पे जो है कृषि की संभावना बहुत कम थी और यहाँ से जो है रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो इनको जो है अपने साम्राज्य को चलाने के लिए क्या कर रहे थे, ये जो है सेवा को जो है प्राथमिकता दे रहे थे। तो सेवा को प्राथमिकता कौन देंगे, तो हम देखेंगे कि जो मराठा साम्राज्य था इनके समय में सेवा जो है सैन्य सेवा ये देते थे, और सैन्य सेवा के बदले जो है ये टैक्स वसूलते थे। जो भी आपके आसपास के क्षेत्र थे, जो भी आपके आसपास के जो राज्य थे, उनसे ये क्या करते थे सेवा के बदले में, यानी जो भी आपके बाहरी आक्रमण, इन्होंने कहा था कि जो भी बाहरी आक्रमण होगा तो जो आक्रमण करेंगे उनके विरुद्ध हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, उसके बदले में हम क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे। तो हम देखेंगे किस प्रकार से टैक्स वसूलेंगे, एक चौथ वसूलेंगे, एक सरदेशमुख, आगे हम पढ़ेंगे। तो टैक्स वसूलने का काम करते थे और उसी से जो है ये अपना राजस्व कर प्राप्त करते थे और अपना साम्राज्य का प्रसार करते थे। तो इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो कृषि की संभावना कम थी और सेवा के बदले क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, और टैक्स से ही अपने साम्राज्य को संचालित करते थे। तो ये था आपके बीजापुर के जो एरिया है, यहीं पे जो है ये मराठों का उदय होता है। और हम देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में किस प्रकार जो है आपके शिवाजी है यहाँ पे उदय करते हैं। तो आप देख लेते हैं हम शिवाजी के बारे में। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड, तो अगर बात करें छत्रपति शिवाजी की फ्रेंड्स, तो इनका जो जन्म है 6 अप्रैल 1627 माना जाता था। ये आपको नोट करना है। पहले जो है 6 अप्रैल 1627 माना जाता था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऑफिशियल तौर पे इसको माना है 19 फरवरी 1630 की। आपको नोट करना है। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 ये आपको लगाना है। और इनका जो जन्म स्थान है शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। अगर इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, जो कि पूना के जागीरदार थे। ये भी आपको नोट करना है। और इनके दादाजी आप नोट करेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। इनके दादाजी मालोजी थे, ये भी आपको नोट करना है। पिताजी शाहजी भोसले हो गए, और इनकी माता का नाम है जीजाबाई। फ्रेंड्स, यहाँ आप नोट करेंगे शाहजी भोसले की जो है 2 शादियाँ हुई थी, एक जो है जीजाबाई और एक जो है तुकाबाई। इनकी पत्नियाँ थी शाहजी भोसले के 2, एक जीजाबाई थी और एक जो थी तुकाबाई थी। लेकिन जो शिवाजी थे वो जीजाबाई की पुत्र थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। संरक्षक की बात करें तो इनके संरक्षक दादा कोंडदेव कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और इनकी जो है आध्यात्मिक गुरु थे वो थे गुरु रामदास। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और तो इनका गुरु जब भी पूछे तो आपको लगाना है गुरु रामदास।
तो गुरु रामदास इनके गुरु थे, ये सारी बातें आपको नोट करना है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। और संरक्षक दादा कोंडदेव, माता जीजाबाई हो गई, पिता साहबजी भोसले, दादा हमने बताया आपको मालोजी, और जन्म स्थान शिवनेर पुणे दुर्ग में हुआ था, और इनका जो जन्म है 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ये सारी बातें इनसे रिलेटेड जो पॉइंट था आपको नोट करना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, और इनकी माता जो थे यादव वंश के थी और ये जो थे राजपूत वंश के थे। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे था दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठा है, तो हमने आपको बताया था कि दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य बैठा हुआ है, यानी मुगल शासक यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं अपना दक्षिणी विस्तार। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे बीजापुर बैठे हैं, यहाँ पे गोलकुंडा है, और यहाँ पे मराठा चाहते हैं बीजापुर पे शासन करना, और मुगल चाहते हैं दक्षिणी विस्तार करना, यानी बीजापुर गोलकुंडा पे अधिकार जमाना चाहते हैं। ये सारी बातें आपको नोट करना है, और इसीलिए जो है इनके बीच एक संघर्ष होता है जो कि त्रिकोणीय संघर्ष कहलाता है। तो मराठा चाहते थे बीजापुर पे शासन करना और गोलकुंडा पे, और दिल्ली चाहता था पूरा दक्षिण विस्तार करना, और इसी के बीच जो है इनका त्रिकोणीय संघर्ष होता है। तो दिल्ली और शिवाजी के बीच युद्ध होता है, और ये आपस में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। तो इन तीनों के बीच जो संघर्ष होता है उसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। किसके किसके बीच, दिल्ली शिवाजी और बीजापुर गोलकुंडा के बीच। ये सारी बातें आपको नोट करना है। तो त्रिकोणीय संघर्ष आपको पूछता है कौन कौन था उसमें, तो दिल्ली में आपके मुगल शासक थे, और बीजापुर के शासक गोलकुंडा और मराठा। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और मराठा में कौन थे, तो शिवाजी। ये सारी बातें आपको नोट करना है। तो त्रिकोणीय संबंध में कौन कौन थे, तो ये भी आपको नोट करना है। ये संघर्ष इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। अब देखिए कि शिवाजी से संबंधित प्रारंभिक अभियान। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें शिवाजी की प्रारंभिक अभियान की, तो इनसे रिलेटेड जो है डेट वाइज क्वेश्चन पूछता है कि क्रम लगाइए कि कौन जो है पहले इनका अभियान था। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता था, आपको नोट करना है 1646। उसके बाद से आता है 1647, यहाँ पे 43 नहीं है, ये आपको नोट करना है। यहाँ पे 1647 से गौरव के द्वारा 43 लिखवाया गया था, लेकिन ये जो है बुक में दिया गया था 1647। तो 1646 में हमने आपको बताया सबसे पहले तोरण का किला जीता। उसके बाद से 1647 में सिंहगढ़ किला जीता था इन्होंने। सिंहगढ़ का जो किला है वो बीजापुर के शासक जी जीता था। उसके बाद से चाकन का विजय किए थे, ये भी आपको नोट करना है 1647 में ही। तो चाकन का विजय और सिंहगढ़ का किला, और 1646 में हमने आपको बताया तोरण का विजय। तो तोरण का विजय 1646 में तोरण का विजय हो गया, और चाकन का किला और सिंहगढ़ का किला इन्होंने जीता था आपके 1647 में। उसके बाद से आता है 1654 में विजय पुरंदर का किला जीते, ये भी आपको नोट करना है। तो 1654 में पुरंदर का किला शिवाजी द्वारा जीता गया था, ये भी आपको नोट करना है 1654 में। उसके बाद से 1656 में जो है ये जावली का किला जीते थे, ये भी आपको नोट करना है। और 1656 में ही इन्होंने रायगढ़ को क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो शिवाजी के समय इनकी राजधानी कौन थी, तो रायगढ़ इनकी राजधानी थी, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद से 1659 में अफजल खां जो है, जो कि बीजापुर के जो शासक था उसके सेनापति थे, अफजल खां जो है इन पे जो है हमला करते हैं और धोखे से वार करते हैं, लेकिन शिवाजी जो है अफजल खां को मार देते हैं। तो बीजापुर के जो शासक था उसका सेनापति कौन था, अफजल खां। उसने जो है 1659 में इनसे जो है धोखे से क्या करता है, वार करता है, लेकिन शिवाजी अफजल खां को मार देते हैं। उसके बाद से आता है 1665, जिसमें पुरंदर की हम संधि पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि शिवाजी के द्वारा जो है 1664 में जो है, ध्यान से सुनिएगा, 1664 में सूरत को लूट लिया जाता है। और सूरत जो है ये आपके व्यापारिक केंद्र था किसका, तो जो मुगल साम्राज्य था उसका जो ये बहुत बड़ा जो है ये व्यापारिक केंद्र था सूरत। और 1664 में जब शिवाजी के द्वारा इसको लूट लिया जाता है, तो ये जो है औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था इनको मारने के लिए, या फिर कहें इनको बंदी बनाने के लिए। और शाइस्ता खां जो है ये दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। औरंगजेब यानी जो मुगल साम्राज्य चाहता था, जिसमें औरंगजेब था उस समय, वो चाहता था कि मुगल जो है साम्राज्य जो विस्तार हो जाए, कहाँ भी, दक्षिण में भी। तो उसके लिए जो है दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया था शाइस्ता खां को, और शाइस्ता खां ही आया था इनको मारने के लिए शिवाजी को। शिवाजी ने इसकी नाक काट दी, बाद में मार भी देते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से दो ही हमने आपको बताया कि 1659 में जो बीजापुर के सेनापति जो था अफजल खां किसको मारने के लिए आया था, तो शिवाजी को, तो शिवाजी ने उसको मार देते हैं। तो अफजल खां किसका सेनापति था, तो बीजापुर के सेनापति था। और 1664 में 1665 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। तो शाइस्ता का किसका जो सेनापति था, तो आप कहेंगे औरंगजेब का। तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है। और ये किस लिए आया था,
तो 1664 में जब इसको सूरत को जो शिवाजी ने लूटा था इसी के उपलक्ष्य में, और 1670 में पुनः जो है एक बार शिवाजी इसको लूटते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं 1665 पुरंदर की संधि में क्या हुई थी। तो एक तरफ थे मुगल और एक तरफ थे आपके मराठा। देखिए फ्रेंड, एक तो 1665 में शाइस्ता खां आते हैं, शाइस्ता खां मारा जाता है। उसके बाद से दूसरी बार आते हैं कछवाहा वंश के आमेर के शासक आते हैं जय सिंह। देखिए फ्रेंड, कछवाहा वंश के थे आमेर के शासक जय सिंह, इनके बीच और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि होती है और ये मुगल की तरफ से आए होते हैं। आपके नोट कर लेना है, जय सिंह और शिवाजी के बीच क्या होता है, पुरंदर की संधि। और इसमें क्या कहा जाता है, ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, औरंगजेब ने किसको भेजा था, अभी हमने आपको बताया शाइस्ता खां को, और बीजापुर के शासक किसको भेजा था, अफजल खां को, इनको मारने के लिए सेनापति शिवाजी को। और अब देख लेते हैं कि संधि में क्या हुआ था पुरंदर की संधि में। तो पुरंदर की संधि 1665 में की गई थी। ये आपको नोट करना है, किसके किसके बीच, हमने आपको बता दिया, जय सिंह और शिवाजी के बीच। और शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए। जो 35 किले जीते गए थे बीजापुर के शासक द्वारा, शिवाजी ने इन्होंने जीता था, और इसमें से 23 किलो मुगलों को दे दिए। और इसमें जो है संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिलती है। और मनसबदारी प्रथा आप पढ़ेंगे कि अकबर के द्वारा लाया गया था, ये भी आपको नोट करना है। और किसको दिया गया था 5000 की मनसबदारी, तो आप कहेंगे संभाजी को, इनके पुत्र थे। और इसमें यह भी कहा गया था कि मुगलों का बीजापुर के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व तो शिवाजी करेंगे। यानी शिवाजी चाहते थे कि जो बीजापुर है उस पर शासन करना, और यही इनका मौका मिलता है। और ये कहते हैं कि जो भी आपके बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण करता है, चाहे वो बाहरी आक्रमण करता है कोई भी, तो उसका नेतृत्व तो कौन करेगा, तो मराठा यानी शिवाजी करेंगे। ऐसी 3 बातें कही गई थी। आपको तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ये किस संधि के तहत की गई थी, तो पुरंदर की संधि 1665 में किसके तहत, शिवाजी और ये सवाई जय सिंह के ये दोनों के बीच हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद से हम देख लेते हैं 1674 का इंपॉर्टेंट ये डेट आपको नोट कर लेना है, महाराज शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। 1674 की बात करें तो इनका राज्याभिषेक की बात करें तो यहाँ पे जो है कहाँ हुआ था, और इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाए थे, ये भी आपको नोट करना है। तो इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक जो है रायगढ़ किले में हुआ था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और रायगढ़ के बारे में हमने आपको बताया था कि शिवाजी के समय ये राजधानी थी रायगढ़, और इनका राज्याभिषेक भी है रायगढ़ के किले में हुआ था। और इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 1674 में एक करवाया गया था काशी के पंडित आपके गंगा भट्ट के द्वारा, और एक करवाया गया था निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा, जो कि तांत्रिक विधि से करवाया गया था। और कब हुआ था, तो 1674 में। और इसी के दौरान जो है इन्होंने वचन लिया था हिंदुओं की रक्षा करने की, ये भी आपको नोट करना है। और इसी राज्याभिषेक के बाद जो है शिवाजी ने छत्रपति धारण की, ये भी आपको नोट करना है। तो छत्रपति शिवाजी जो है इसी राज्याभिषेक के बाद इनको कहा गया। और इनके जो राज्य की जो आर्थिक संचालन है वो किस प्रकार से होती थी, तो ये जो है टैक्स वसूलते थे, जो सैन्य सेवा देते थे, जो रक्षा करते थे आसपास के जो भी आपके राज्य थे, उसके बदले में ये क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। 2 प्रकार के टैक्स इनसे संबंधित, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। एक तो चौथ वसूलते थे, एक सरदेश मुख, जो भी आय था उसका 1/4 चौथ हुआ करता था, और जो भी आय का 1/10 भाग क्या होता था, तो सरदेशमुख हुआ करता था। ये सारी बातें आपको नोट करना है। सरदेशमुख जो है ये अपने क्षेत्र में लेते थे, और चौथ जो है आपके बाहरी जो भाग थे, यानी बाहरी राज्यों से क्या करते थे, ये चौथ वसूलते थे। तो 1/10 भाग जो है ये सरदेशमुख जो है अपने राज्य में लेते थे, और चौथ जो है ये जो भी अदर राज्य थे उनसे क्या करते थे, चौथ वसूलते थे। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है। और 1/4 भाग चौथ हुआ करता था, और 1/10 एक सरदेशमुख 1/10 चौथ यानी 1/4। ये सारी बातें आपको नोट करना। 2 प्रकार के टैक्स जो है शिवाजी के संबंधित था, और यही टैक्स आगे चल के क्या होता है कि नकारात्मक प्रभाव इसके पड़ते हैं। और देखेंगे कि चौथ और सरदेशमुख के कारण जो है जो भी आपके मराठा के जो पड़ोसी थे उन्होंने पानीपत के युद्ध में जो है इनकार कर दिया था, इनका साथ नहीं दिया था, और पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने का ये एक कारण होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में देखिए फ्रेंड्स एक पॉइंट और नोट कर लेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी, तो जय सिंह और शिवाजी के बीच। जय सिंह किसके तरफ से आए थे, तो हमने आपको बताया था कि औरंगजेब की तरफ से आए थे, यानी मुगलों की तरफ से थे, और शिवाजी मराठा की तरफ से थे। और पुरंदर की संधि कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। आगरा के किले में, यानी जयपुर भवन जो था इनको वहीं पे कैद किया गया था, और वहीं पे जो है इनको पुरंदर की संधि करवाई गई थी इनके बीच। और आपको नोट करना है ये कहाँ है, तो जयपुर भवन जो है आगरा में स्थित है, आपको राजस्थान नहीं लगाना है। उस समय की बात कर रहे हैं जब पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, वो आगरा में इनको कैद किया गया था, और वहीं पे पुरंदर की संधि होती है, और जयपुर भवन में इनको कैद किया गया था। और जयपुर भवन है कहाँ, तो आगरा में। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
ये छूट गया था तो हमने आपको बता दिया। देखिए फ्रेंड, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान की बात करें तो ये इनका मंत्रिमंडल था और इसमें 8 लोग हुआ करते थे। देखिए फ्रेंड्स, 8 प्रमुख व्यक्ति थे और इनका मंत्रिमंडल था। और अष्टप्रधान कई बार क्वेश्चन पूछा है किससे संबंधित था, तो ये शिवाजी से संबंधित था, यानी मराठाओं से संबंधित था। और इसमें जो है सबसे प्रमुख होते थे पेशवा, जिसको हम प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो सबसे प्रमुख जो है पेशवा, अभी हम आपको देखेंगे 1713 से पेशवा जो है यानी मराठा का कमांड जो है पेशवा के अंतर्गत आ जाएगा। और ये क्या थे, इसके प्रधानमंत्री थे। और सुमंत जो होते थे ये भी आपको नोट करना है, जो विदेशी मामले देखते थे। तो सुमंत क्या थे, विदेशी मामले देखते थे। और अमात्य जो है जिसको हम मजुमदार बोलते हैं, ये राजस्व या फिर कहें वित्त मामले देखते थे। यानी वित्त मंत्री कौन होता था, जिसको हम अमात्य कहते हैं या मजुमदार कहते थे। नेक्स्ट है चिटनिस। देखिए फ्रेंड, चिटनिस जो है इसको हम बोलते थे सुरनिस भी। तो चिटनिस दे या फिर कहें सुरनिस दे, ये क्या करते थे, राजकीय पत्र व्यवहार देखते थे। जो आपके पत्र व्यवहार था, जो भी इनके राजकाज में, वो पत्र व्यवहार कौन देखता था, तो उसको हम बोलते थे सुरनिस या फिर कहे चिटनिस। उसके बाद से आता है सरे नौबत। सरे नौबत जो होते थे वो सेनापति होते थे, ये भी आपको नोट करना है। तो सैन्य शक्ति किसके में अंतर्गत था, तो सेनापति यानी सरे नौबत। उसके बाद से आते थे न्यायाधीश। तो न्यायाधीश क्या थे, तो ये न्यायिक कार्य देखते थे, कानून व्यवस्था। पंडित राव होते थे। तो पंडित राव जो है अनुदान कार्य देखते थे, या आपको नोट करना है। पंडित राव क्या करते थे, अनुदान कार्य देखते थे। और एक होते थे वाक्यवनवीस, जो कि दरबारी कामकाज देखते थे। तो ये 8 जो है आपके अष्टप्रधान किसके अंतर्गत थे, तो शिवाजी के संबंधित थे। और इन्होंने अष्टप्रधान की क्या की थी, स्थापना की थी शिवाजी के द्वारा। और उसमें हमने आपको बताया सबसे प्रमुख पेशवा हुआ करते थे, जिसको हम प्रधानमंत्री, उसके बाद सुमंत जो कि विदेशी मामला देखते थे, उसके बाद से अमात्य जिसको मजुमदार बोलते थे, और ये वित्त जो आपके मंत्री होते थे। और चिटनी जिसको हम बोलते हैं सुरनिस, ये आपको नोट करना है, ये राजकीय पत्र व्यवहार देखते थे। सरे नौबत सेनापति होते थे। न्यायाधीश न्यायिक कार्य देखते थे। पंडित राव अनुदान का कार्य देखते थे। और वाक्यवनवीस जो है ये दरबारी कामकाज देखते थे। ये वाक्यनवीस और ये सरे नौबत, ये अमात्य, ये सुमंत, ये सबसे प्रमुख पेशवा, ये जो 8 आपके अष्टप्रधान है, ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन इसमें शामिल नहीं थे अष्टप्रधान में, या कौन शामिल थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑप्शन के तौर पे दे सकता है। तो अष्टप्रधान किसके समय थे, तो अष्टप्रधान ये शिवाजी के समय थे। और अष्टदिग्गज हमने देखा था कि जो कृष्णदेवराय थे उनके संबंधित थे। तो अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेवराय आपको लगाना है, और अष्टप्रधान पूछे तो छत्रपति शिवाजी। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं कि शिवाजी का जो है कार्यकाल जो है 1674 से लेकर 1680 तक रहा था। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1674 हमने आपको बताया कि राज्याभिषेक करवाए थे, गंगा भट्ट के द्वारा इनका करवाया गया था रायगढ़ के किले में। और शिवाजी का कार्यकाल आपको याद रखना 1674 से लेकर 1680 तक। और इनके जो है 2 पुत्र थे, एक थे संभाजी और एक जो राजा राम थे। और ये जो थे दोनों सौतेले पुत्र थे, ये भी आपको नोट करना है। जिसमें बड़े थे संभाजी, तो इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, संभाजी, ये आपको नोट कर लेना है। और इनका कार्यकाल 1680 से लेकर 1689 तक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्रम पूछा है कि शिवाजी के बाद कौन आया, उसके बाद से कौन आया, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, संभाजी, और ये जो है बड़े पुत्र थे। तो संभाजी जो है ये औरंगजेब के समकालीन ये भी थे। और औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय जो है औरंगजेब से क्या करता है, उत्तराधिकारी के लिए विरोध करता है। और वो चला आता है संभाजी के पास। संभाजी उसके क्या करते हैं, शरण देते हैं, उसके साथ देते हैं। तो औरंगजेब ने संभाजी को जो है आंखें निकलवा दी, उनको मरवा देता है। और इन्हीं का सलाहकार जो है संभाजी का सलाहकार था कवि कलश, उसको भी मरवा देते हैं, उसके भी आंखें निकलवा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि संभाजी को जो है जो चमड़ी था उसको भी उधड़वा दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना, आंखें निकलवा दिया था और चमड़ी में भूसा भरवा दिया था, ऐसा कहा जाता है औरंगजेब। ये बहुत क्रूर शासक था और ये जो बहुत कट्टर भी था, ये भी आपको नोट करना है। तो मुबारिज खां इसके सेनापति था, उसी की सहायता से ऐसा करते हैं। और इनके पुत्र जो है संभाजी के पुत्र जो साहू जी थे, इसको जो है मुगल क्या करते हैं, अपने साथ जो है गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए। उसके बाद संभाजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से कौन बनता है, तो राजा राम बनता है। तो राजा राम की बात करें तो ये जो है 1689 से लेकर 1700 तक रहता है। और ये एकमात्र ऐसा जो है शासक बनता है जो गद्दी पे कभी नहीं बैठा, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसी के पुत्र जो है ये बनता है इनकी मृत्यु के बाद 1700 के बाद शिवाजी द्वितीय। और 1717 से लेकर 1707 तक ये कार्यकाल इसका रहता है। तो कार्यकाल याद रखना है। और कौन किसके बाद, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम, राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये कौन था, राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय, ये आपको नोट करना है। और ये जो था शिवाजी द्वितीय, ये बहुत कम उम्र का, ये कहा जाता है कि 4 वर्ष का था। और इसके जो संरक्षिका बनते हैं ये आपको नोट करना है, कौन, तो
राजा राम की पत्नी जो ताराबाई हैं ये इसका जो है क्या बनते, संरक्षक बनते, ये भी आपको नोट करना, जो कि शिवाजी द्वितीय की माँ थी। तो अगर बात करें 1700 लेके 1707 तक, तो ये कौन रहा था, तो शिवाजी, और उसके संरक्षक के रूप में कौन बनती हैं, तो इनकी माँ जो है ताराबाई इनके संरक्षिका बनती हैं। और ये कहा जाता है कि शिवाजी उस समय कितने साल के थे, तो शिवाजी द्वितीय जो है 4 साल के थे, ये भी आपको नोट करना है। और 1707 में आप जानते होंगे कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस समय जो है कहा जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा का जो है नेतृत्व कौन संभाल रहा था, तो ताराबाई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। शिवाजी द्वितीय दे तो शिवाजी द्वितीय लगाएंगे, लेकिन इनके संरक्षिका जो, ये तो 4 साल के थे तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 साल के थे और इनकी संरक्षिका जो है इनकी माँ ताराबाई होती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है कौन जो है मुगल सम्राट का, जो मुगल साम्राज्य का नेतृत्व करता होता है, तो ताराबाई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको नोट करें। उसके बाद से जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर, आपके बहादुर शाह प्रथम होते हैं मुगल सम्राट। और 1707 से लेकर 1857 के उत्तर मुगल काल कहा जाता है। और इनके बाद से जितने भी शासक आते हैं, अयोग्य शासक आते हैं, इसके बाद से जो है मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और ये भी आपको नोट करना है कि ये बहादुर शाह ने क्या किया, साहू जी को जो है रिहा कर दिया। इसको मुअज्जम भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। तो साहू जी को जब मुअज्जम रिहा करता है तो उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे कौन शासक बना हुआ है, तो ताराबाई यहाँ पे शासक कर रही हैं। और ये जब आके देखता है तो ये कहता है, साहू जी कहते हैं कि ये मेरा अधिकार था, तो यहाँ पे आप हट जाइए। तो ताराबाई जो है मना कर देती हैं। तो इनके बीच एक युद्ध होता है और खेड़ा का युद्ध किया जाता है 1707 में। साहू जी, या आपको नोट लें, और साहू जी का जो है साथ कौन देते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ इनका साथ देते हैं। तो खेड़ा का युद्ध कब होता है, 1707 में। ये एक उत्तराधिकार का युद्ध था। और ये किसके किसके बीच होता है, तो साहू जी के बीच। और इसके मतलब समर्थक कौन होते हैं, यानी इनका साथ जो है बालाजी विश्वनाथ देते हैं। और ताराबाई की इसमें हार होती है और साहू जी इसमें जीत जाते हैं। उसके बाद से छत्रपति के रूप में साहू जी है बैठते हैं गद्दी पे। आपको नोट करें 1707 से लेकर 1748 तक ये शासन करते हैं। और इनका जो बालाजी विश्वनाथ है, जो इन्होंने साथ दिया था खेड़ा के युद्ध में उत्तराधिकार में, ये जो पहले पेशवा बनते हैं, ये भी आपको नोट है। तो छत्रपति साहू जी है आखिरी आपको छत्रपति बनते हैं, ये आपको नोट करना है। इसके बाद से जो है छत्रपति का जो पद है, यानी जो उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद से जो है पेशवा आ जाते हैं। तो 1707 से लेकर 1748 तक छत्रपति साहू जी रहते हैं। उसके बाद से पेशवा बनते हैं, पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। और ये जो है इनका जो कार्यकाल शुरू होता है 1713 से, ये भी आपको नोट कर लेना है। और पहले पेशवा माने जाते हैं ये बालाजी विश्वनाथ। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो पेशवा जो है बनाए जाते हैं छत्रपति साहू जी के द्वारा, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो छत्रपति साहू जी पहले पेशवा बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को। और पेशवा जो है ये क्या करते हैं, पेशवा जो है का जो युग है ये स्टार्ट होता है 1713 से। और ये जो बालाजी विश्वनाथ ये क्या करते, पैतृक कर देते, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये भी आपको नोट करना है कि जो पेशवा बने थे पहले बालाजी विश्वनाथ, इसको जो है सेकंड संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का, ये भी आपको नोट करना है। तो एक हमने देख लिया छत्रपति के अंतर्गत, यानी शिवाजी का जो वंशज था उसका हमने देखा कि इसके अंतर्गत कैसे मराठा था। अब हम देख लेते हैं पेशवा के अंतर्गत, हम देखेंगे मराठा 1713 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और पेशवा जो है युग यहीं से स्टार्ट होता है 1713 से। और यहाँ पे नोट करेंगे 1719 में दिल्ली में एक समझौता होता है फर्रुखशियर के द्वारा, मतलब फर्रुखशियर उस समय था। हमने आपको बताया था कि फर्रुखशियर ने 1717 में एक मैग्ना कार्टा दिया था अंग्रेजों को, और 1719 में मराठाओं को मैग्ना कार्टा दिया था। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और मुगलों को इसमें जो है मुगलों को 10 लाख रुपए और 10,000 घुड़सवार मराठे देंगे, ये ऐसा कहा गया था इस मतलब मैग्ना कार्टा में। मुगलों को 10 लाख जो है और 10,000 घुड़सवार कौन देंगे, तो 10 लाख रुपए और 10,000 घुड़सवार मराठे देंगे मुगलों को, ऐसा कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि मुगल जो है दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुख वसूलने का अधिकार मराठाओं को देंगे। ये फर्रुखशियर ने ऐसा दिया था अपने मैग्ना कार्टा में, यानी जो दस्तक दिया था। और पेशवा पद यहीं से जो हमने आपको बताया कि बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है पेशवा पद वंशानुगत हो गया। और बालाजी विश्वनाथ ये जो पहले आपके पेशवा बनते हैं। ये सारी बातें आपको नोट करना है। फिर उसके बाद से बालाजी विश्वनाथ जो है के बाद जो है इनके पुत्र बनते हैं बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम जो है दूसरे पेशवा बनते हैं, ये आपको नोट करना है। और ये जो है बहुत प्रतापी शासक थे, ये आपको नोट करना है। और ये जो है मराठा राज्य के जो है मराठा साम्राज्य में विस्तार कर दिया है। और ये जो है बाजीराव प्रथम, इनका जो कार्यकाल है 1720 से लेकर 1740 माना जाता है। और इन्होंने कुल 41 युद्ध जीते थे, ये भी आपको नोट करना है।
तो बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल है 1720 से लेकर 1740, और ये जो है दूसरे पेशवा बनते हैं। और ये जो है बहुत प्रतापी शासक थे। ये कहा जाता है कि इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने मराठा जो राज्य है वो मराठा साम्राज्य में बदल गया। और ये भी जो है गुरिल्ला और छापामार नीति में जो है क्या थे, निपुण थे। और ये जो है दूसरे शक्तिशाली ऐसे राजा थे जो कि गुरिल्ला और छापामार युद्ध का बेहतर तरीके से प्रयोग करते थे। और हमने आपको बताया था कि पहले कौन ऐसे थे, तो शिवाजी के बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद से आप नोट करेंगे कि बुंदेलखंड की एक नृत्यांगना से ये प्रेम करते हैं, मस्तानी जिनका नाम होता है। और इस पर एक मूवी बनी है, आपको नोट कर लेना है, बाजीराव मस्तानी फिल्म, जो कि संजय लीला भंसाली के द्वारा निर्देशन में बनी है। आपको नोट कर लेना है, बाजीराव मस्तानी। और ये जो है मस्तानी से ये प्रेम करते थे, और ये एक नृत्यांगना थी कहाँ की, बुंदेलखंड की। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है बाजीराव प्रथम से संबंधित। और इन्होंने कुल 41 युद्ध जीते थे, ये ऐसा कहा जाता है। और ये भी आपको नोट करना है कि 1728 में जो है, आपको नोट करना है कि 1728 में बाजीराव प्रथम जो है पालखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को हरा के वहाँ से टैक्स वसूलते हैं। और 1739 आप नोट करेंगे, 1739 में जो है ये पुर्तगालियों से बसीन जीत लेते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। और इनका जो कार्यकाल है 1720 से लेकर 1740 तक, ये सारी बातें याद रखना है। उसके बाद से आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय ही अभी देखेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो बालाजी बाजीराव जो एक प्रतापी शासक थे, और इनके समय जो मराठाओं का अधिक विस्तार हुआ था। और ये भी कहा गया था अटक से कटक तक इनका विस्तार हो गया था। जो अरब सागर है, अरब सागर से लेके और यहाँ जो बंगाल की खाड़ी आप देखें, यहाँ तक इनसे कहा जाता है कि इनका विस्तार है। और दिल्ली तक इनका विस्तार हो गया था, ऐसा कहा जाता है। मराठा बालाजी बाजीराव के समय बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था, और अटक से कटक ऐसा कहा जाता है। और इन्हीं के समय जो है 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। देखिए फ्रेंड, पानीपत का जो युद्ध है 14 जनवरी, याद नोट कर लें, 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध है 14 जनवरी 1761 लड़ा गया था। एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ से मराठा। देखिए फ्रेंड, पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठा की तरफ से विश्वास राव गए थे, और उसका जो नेतृत्व करता थे, वास्तविक नेतृत्वकर्ता वो थे सदाशिवराव भाऊ। ये भी आपको नोट करना है। एक तो राजा के तौर पे गए थे, वो थे आपके विश्वास राव जो कि 20 वर्ष के थे, और वास्तविक नेतृत्व करता गए थे उनकी सेनापति सदाशिवराव भाऊ। ये भी आपको नोट करना, ये 30 वर्ष के थे। ये मराठे की तरफ से गए थे, बालाजी बाजीराव की तरफ से ये पेशवा थे। और ये इन्होंने भेजा था किसको, विश्वास राव अपने पुत्र को, और एक वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ जो है ये कहाँ थे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा की तरफ से वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे। और एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली। देखिए फ्रेंड, अहमद शाह अब्दाली की तरफ जो है एक नजीब खां जो थे रुहेलखंड के, और शुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब, ये दोनों इनसे साथ मिल के क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने साथ नजीम खां और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, क्योंकि ये जो क्यों मिल गए थे इसके साथ, क्योंकि जो बालाजी यानी मराठा जो थे इनसे टैक्स वसूल रहे थे। आपको नोट करना है कि चौथ था इनसे वसूल रहे थे, इसी के जो ये टैक्स न दे ऐसा कहा गया था, उसी के विरोध में ये इसके साथ मिल जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ नजीम खां और शुजाउद्दौला अवध के नवाब, ये भी आपको नोट करना है। तो इसके साथ थे अहमद शाह अब्दाली के साथ नजीब खां रुहेलखंड के, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब, ये दोनों इसके साथ मिल के। और यहाँ पे जो है मराठों की भीषण हार होती है, ये भी आपको नोट है। और ये जो है बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इसी के बाद जो है क्या होता है कि विश्वास राव और सदाशिवराव की जो है मृत्यु हो जाती है, और ये सुन के जो है बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है वियोग में, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद जो है अगले पेशवा बनते हैं, ये भी आपको नोट करना है। बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव। तो माधवराव की बात करें तो ये चौथे पेशवा बनते हैं। पहले हमने आपको बताया बालाजी विश्वनाथ, दूसरे हमने आपको बताया बाजीराव प्रथम, तीसरा हमने आपको बताया बालाजी बाजीराव, ये तीसरे आपके पेशवा बनते हैं। उसके बाद से चौथा बनता है माधवराव, ये भी आपको नोट करना है। तो चौथा जो माधवराव बनता है ये अंतिम पेशवा शक्तिशाली होता है, और ये जो है ये भी योग्य था, लेकिन ये बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से इनके भाई नारायण राव जो है अगले पेशवा बनते हैं, लेकिन इन्हीं का चाचा होता है रघुनाथ राव। ये क्या करता है, उत्तराधिकारी के लिए यानी पेशवा के बनने के लिए क्या करता है, ये विरोध करता है इनका। और ये जो है विरोध करते करते अंग्रेजों से जाके मिल के और इनका जो है नारायण राव को जो है धोखे से मरवा देता है। तो नारायण राव को मरवाने वाला रघुनाथ राव था, ये भी आपको नोट है। और ये जो है अंग्रेजों से जाके मिल जाता है अपने उत्तराधिकारी के लिए यानी पेशवा बनने के लिए। और इसी के समय जो है
अंग्रेजों की एंट्री होती है। और यही तो चाहते थे अंग्रेज, जब भी आपके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ है आपस में, और आपस में युद्ध में यानी फूट डाल के चाहे कैसे भी वो अंग्रेज क्या करते थे, यानी ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें प्रवेश करती थी और अपना जो है किस प्रकार जो इसमें हस्तक्षेप करेगी। और इसी के तहत हम देखेंगे जो मराठा है और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध लड़े जाएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। तो नारायण राव जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से नाना फडणवीस होते हैं, ये किसका विरोध करते हैं, ये विरोध करते हैं किसका, तो आप कहेंगे कि ये रघुनाथ राव का विरोध करते हैं। और अगले पेशवा बनाते हैं, ये बनाते हैं माधव राव नारायण राव, जो कि इन्हीं के पुत्र थे नारायण राव के। ये माधव राव द्वितीय कहलाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। माधव राव नारायण राव दूसरे नारायण राव के पुत्र होते हैं और इनको जो है माधव राव द्वितीय कहा जाता है। ये नाना फडणवीस की सहायता से ये अगले पेशवा बनते हैं। और रघुनाथ राव जो है यहाँ पे भी क्या होता है, पेशवा नहीं बन पाता है। और ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये कम उम्र के माधव राव, तो इनके संरक्षण के लिए जो है नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने एक 12 भाई परिषद बनाया था, जिसमें 12 सदस्य थे इनके संरक्षण के लिए। तो माधव राव नारायण राव, जिसको माधव राव द्वितीय बोलते हैं, इन्हीं के समय हम देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। और नाना फडणवीस और माधजी सिंधिया ने इनके संरक्षक के लिए 12 भाई सदस्य बनाई थी, ये भी आपको नोट कराए। तो 12 भाई परिषद जो है 12 सदस्य इसमें होते थे, इसके संरक्षक के लिए जो राजा थे माधव राव द्वितीय, इनके समय बनाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है क्या कारण थे और इससे संबंधित संधियाँ क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये जो 1775 से लेकर 1782 तक चला था। और इसके पीछे कारण हमने आपको बता दिया कि कारण क्या था। तो रघुनाथ राव जो है, रघुआ जिसको बोलते हैं, वो पेशवा बनना चाहता था और इसी के लिए जो धोखे से नारायण राव को मरवा देता है। और उसके बाद से पेशवा कौन बन जाता है, तो वो बन जाते हैं माधव राव द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं माधव राव नारायण राव, जिसको हम माधव राव द्वितीय बोलते हैं। और वो जो है उसके संरक्षक के लिए नाना फडणवीस और माधजी सिंधिया 12 भाई परिषद यानी 12 भाई परिषद की गठन करते हैं, जिसमें 12 सदस्य होते हैं उनके रक्षा के लिए। और उसके बाद से हमने आपको बताया कि रघुनाथ राव क्या होता है, अंग्रेजों से जाके मिल जाता है। और अभी हम देखेंगे कि जो बम्बई में जो अंग्रेज बैठे उनके साथ मिल के एक संधि करता है, सूरत की संधि। ध्यान से सुनिएगा, सूरत की संधि करता है 1775। यही आगे चल के कारण बन जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। तो जब भी पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या है, तो आपको लगाना है सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और इसमें जो है ये कहा गया था कि सालसे और वसीन का जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा, और सूरत और भरोस का जो राजस्व है वो भी देने को कहा दिया था। कौन, तो ये कहा था रघुनाथ राव। ये भी आपको नोट, किससे, जो बम्बई में जो अंग्रेजी बैठे हैं वो भी इनसे कहा है, यानी बम्बई में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग बैठे हैं उनसे कहा था रघुनाथ राव रघोवा कि आप जो है हमारा साथ दीजिए पेशवा बनने में। और उससे जो है बम्बई में जो अंग्रेज बैठे हैं उनके साथ सूरत की संधि करवाता है 1775 में। और ये जो रघुनाथ राव है ये जो है सालसे और बसीन का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है और सूरत और भरोस का राजस्व देने का भी बात कहता है। और यहाँ पे जो बम्बई के जो अंग्रेज है वो हमला कर देते हैं मराठों पे, लेकिन मराठे बहुत शक्तिशाली होते हैं इस समय, और मराठा जो है इसमें हार, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय हार जाती है। और ये जो अर्रास का युद्ध कहलाता है और इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। तो अर्रास का युद्ध में जो है ये कौन हारता है, तो बम्बई के जो अंग्रेज होते हैं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है, ये भी आपको नोट करना है। और फिर से हम देख लेते हैं कि जो मुंबई के जो आपके अंग्रेज है वो हार जाते हैं। उसके बाद से ये पता चलता है किसको, तो जो आपके बंगाल में जो बैठा है आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपके गवर्नर वो कौन था, तो ये भी आपको लगता है वारेन हेस्टिंग उस समय बैठा था वहाँ पे, वो उसका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गवर्नर उस समय था। उसको जब पता चलता है उसके बाद से वारेन हेस्टिंग खुद यहाँ पे 1776 में आता है, ये आपको नोट करना है। और एक संधि होती है मराठाओं और वारेन हेस्टिंग के बीच, जो कि 1776 में हुई थी, जिसको हम पुरंदर की संधि बोलते हैं। और पुरंदर की संधि में वारेन हेस्टिंग कहा था कि पेशवा जो है माधव राव को ही माना जाएगा, यानी माधव राव द्वितीय को इसने पेशवा माना। और सालसे क्षेत्र जो दिया गया था आपके रघुनाथ राव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो जो है कहता है कि वो हम लोग के पास ही रहेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगा, ऐसा कहता है। लेकिन ये जो है जो वारेन हेस्टिंग था ये भी चाहता था कि जो है जो महाराष्ट्र है उस पर जो है हम लोग की पूरी तरह से कब्जा हो जाए। तो मराठा को ये भी पतन चाहता था, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो काली मिट्टी का जगह है और वहाँ पे कपास की खेती जो है ये अच्छी हो सकती थी। तो इसी की वजह से तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये आक्रमण करता है। और अभी हम देखेंगे कि सूरत की संधि को बाद में ये फिर से मान लेता है कि ये सूरत की संधि सही थी।
और इसी के बीच जो है युद्ध होगा, किसके किस, माधवराव द्वितीय के बीच और जो है वारेन हेस्टिंग के बीच। तो पहला कारण क्या बना था, सूरत की संधि इसका पहला आपके आंग्ल मराठा युद्ध की कारण बनती है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना। उसके बाद जो है वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे 2 युद्ध लड़ता है, एक पूना में लड़ता है, एक ग्वालियर में लड़ता है। पूना में तो ये हार जाता है, लेकिन ग्वालियर में 1780 में ये जीत जाता है। और 1782 में जो है माधीजी सिंधिया जो है ये सालबाई की संधि करके इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को शांत कर देते हैं, यानी रोक देते हैं। और पेशवा जो है माधवराव द्वितीय को ही माना, ऐसा कहा जाता है। और 1782 में कहा गया था कि रघुनाथ राव जो है वो जो है पेंशन पर रखा जाएगा, यानी रघुनाथ राव को के पेशवा नहीं बनाया गया। और सालबाई की संधि के तहत जो है 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा को विराम कर दिया गया। तो हमने आपको बताया कि प्रथम युद्ध का कारण क्या बना। तो प्रथम युद्ध का कारण जो है सूरत की संधि बनी। रघुनाथ राव और जो बम्बई में ब्रिटिश बैठे हैं उनके बीच ये आपके संधि होती है, सूरत की संधि। और सूरत की संधि 75 में की जाती है और यही इसका कारण बनता है, सूरत की संधि प्रथम आपके आंग्ल मराठा युद्ध की। और किस संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया, तो 1782 में जो है ये समाप्त कर दिया गया युद्ध सालबाई की संधि के तहत, ये भी आपको नोट कर लें। और पेशवा इसमें माधवराव द्वितीय थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था। तो 4 पॉइंट आपको नोट कर लेना है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित, ये कब से कब तक चला है। तो 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला है। इसके कारण क्या था, तो सूरत की संधि, जो रघुनाथ राव है वो पेशवा बनना चाहता था, उसी से जो जाके ये मिल जाता है ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ये जो विरोध करता है और इसी के लिए जो है युद्ध लड़ा जाता है पेशवा बनने के लिए। और सूरत की संधि इसकी कारण बनती है और युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि के तहत की जाती है, 1782 में ये होता है। और इसमें जो है माधीजी सिंधिया जो है इसमें भाग लेते हैं और जो माधवराव जो है ये माधवराव द्वितीय इसमें पेशवा होते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन होता है, तो वारेन हेस्टिंग। ये 4 पॉइंट आपको नोट कर लेना है, 4-5 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद से आपको नोट करना है अगला जो है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स सेकेंड आपके आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है युद्ध लड़ा गया 1803 से लेकर 1806 तक। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है वो जो है 1775 से लेकर 1782 तक लड़ा गया था। और ये जो है आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा है 1803 से लेकर 1806 तक। तो ये देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच लगभग 20 साल का अंतराल है। और इसके बीच जो है बहुत कुछ बदलाव हो चुका था, जिसमें 1803 तक आते आते जो है हैदराबाद, मैसूर, बंगाल और अवध पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना आधिपत्य जमा ली है। और ये भी हम देखेंगे कि इसी के बीच जो है माधीजी सिंधिया जो है 1795 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और पेशवा जो थे माधवराव द्वितीय उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो है अंतिम पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के समय जो है, जो कि किसके पुत्र थे, तो रघुनाथ राव तो जो था, जो विरोध कर रहा था रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए, उसी का पुत्र जो है बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम पेशवा बनता है। और देखिए फ्रेंड्स, रघुनाथ राव कभी पेशवा नहीं बन पाया, विरोध कर रहा था, लेकिन इसका पुत्र बाजीराव द्वितीय जो है ये पेशवा बन जाता है। और ये जो है अंतिम पेशवा माना जाता है। और ये जो है कब तक रहा है, तो 1818 तक ये पेशवा रहा था। नाना फडणवीस 1800 मृत्यु होने के बाद जो है बाजीराव द्वितीय जो है ये मनमाने तरीके से अपने शासन करने लगा। जो बाजीराव द्वितीय बना था, रघुनाथ राव का जो पुत्र अंतिम जो पेशवा बना था, वो मनमाने तरीके से प्रशासन करने लगा और जो भी है मनमाने तरीके से टैक्स वगैरह वसूलने लगा। तो जो आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, देखिएगा फ्रेंड, जो आसपास के क्षेत्र जो मराठा थे वो थे, इसमें हम देखेंगे कि जो पूना में रह रहे थे वो पेशवा थे, ग्वालियर में सिंधिया रह रहे थे, नागपुर में भोसले थे, इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। ये क्या है, ये सब में फूट पड़ जाती है और ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। किसके समय में, तो आप कहेंगे बाजीराव द्वितीय के समय में। ये 1800 की बात कर रहे हैं जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। ये सब अलग अलग हो जाते हैं। और अभी हम देखेंगे कि द्वितीय और तृतीय जब आंग्ल मराठा युद्ध होगा उसमें जो है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर अलग अलग आधिपत्य करेगी, यानी सभी जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग अपने आप में वहाँ पे वो अपना आधिपत्य करके इनको सब में अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेगी और वहाँ पे जो है मराठों का जो अंत हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे थे। तो पूना में जो है पेशवा थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, नागपुर में भोसले थे, इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। ये भी आपको याद रखना है कि कौन कहाँ था। और ये जो है किसके समय में ये अलग हो गए, तो आप कहेंगे बाजीराव द्वितीय जो अंतिम आपके पेशवा बनता है। तो कारण क्या होता है कि इसके पीछे कारण क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये अलग अलग हो जाते हैं और इनमें जो है उत्तराधिकार के लिए या फिर कहें अपने राज्य प्रशासन के लिए यानी राज्य विस्तार के लिए अपने आप में ये क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं।
उसी का मौका उठाता है कौन, तो अभी आप देखेंगे कि बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ जाके मिल जाएगा। तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ मिल के और इन सभी जो टूट गए रहते सिंधिया भोसले होलकर, इनको जो है अपने आप में मिला के संधिया करके मिला लेता है और बाकी जो है धीरे धीरे सब पे बाजीराव द्वितीय को भी हटा के वो क्या करता है, मराठों को पूरी तरह से पतन कर देता है। तो देखिए फ्रेंड, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसमें होता है बेसिन की संधि। अगर पूछे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या बनता है, तो बेसिन की संधि। कारण पूछे 1802 में एक बेसिन की संधि की जाती है। इसके तहत जो है बाजीराव द्वितीय को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि आप क्या करिए, सहायक संधि को क्या करिए, अपना लीजिए। तो सहायक संधि ये अपनाने वाला बाजीराव द्वितीय जो है ये कब, बेसिन की संधि के समय 1802 में। अगर इसकी बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले इसके पीछे कारण हम जान लेते हैं कि बेसिन की संधि आखिर में ये क्यों अपनाते हैं 1802 में। तो देखिए, पेशवा जो है पूना में रह रहे थे, तो पेशवा पूना और ग्वालियर सिंधिया में रह रहे थे। ये जो है पेशवा पूना जो बाजीराव द्वितीय कहाँ रह रहे थे, पूना में रह रहे थे, और ग्वालियर जो सिंधिया में रहते, वो क्या करते, दौलत सिंधिया जो ग्वालियर में था वो क्या करता है, इंदौर के होलकर के भाई की मृत्यु कर देता है, जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर देता है। ये भी आपको नोट करें। तो जसवंत होलकर जो है पूना पे हमला कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, पीछे का कार्य आप समझेंगे कि एक तरफ है आपके पेशवा प्लस ग्वालियर, पेशवा प्लस ग्वालियर मिल के क्या करते हैं, होलकर पे आक्रमण करते हैं और होलकर के जो आपके जो जसवंत होलकर है उसके भाई की मृत्यु कर देते हैं। तो जसवंत होलकर क्या करता है, इन पे जो है पूना पे आक्रमण करता है, जहाँ कौन बैठा है, तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय पे आक्रमण करता है, तो बाजीराव द्वितीय भाग कर कहाँ जाते हैं, अंग्रेजों के पास, और वो जाके वहाँ पे अंग्रेजों से मिल के 1802 में बेसिन की संधि करके सहायक संधि अपना लेते हैं। और यही आगे चल के जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण बनेगा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण यही बनेगा। तो बेसिन की संधि बात करें तो बेसिन की संधि 1802 में किसके किसके बीच की हुई थी, तो बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया के बीच की गई थी। और बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल आपको याद रखना है 1796 से लेकर 1818 तक, ये अंतिम पेशवा था, ये भी आपको नोट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि बाजीराव द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल के अलग अलग इन क्षेत्रों पे आक्रमण करेगा। सिंधिया पे कहीं करेगा, कहीं भोसले पे करेगा, कहीं जो है होलकर पे करेगा। तो सिंधिया पे जब आक्रमण करेगा तो यहीं से करवाएगा एक संधि, सूजी अर्जुन गांव की संधि। तो क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया के बीच जो है संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा की युद्ध, कौन सी संधि थी, तो सूजी अर्जुन गांव की संधि थी, ये भी आपको नोट करना है। भोसले से कौन संधि हुई थी, तो देवगांव की संधि हुई थी। और होलकर के साथ कौन संधि हुई थी, तो राजापुर घाट की संधि हुई थी। ये सारी बातें आपको नोट करना है। उसके बाद से बाजीराव द्वितीय पर भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या करते हैं, अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं का उल्टा दाव पड़ जाता है बाजीराव द्वितीय पे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी का नहीं होता है, जिस पे मौका चाहती है, यानी मौका प्रस्त ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जिस पे मौका पाती है उसी को जो है वो शासन करना शुरू कर देती है। तो बाजीराव को द्वितीय को ये समझ में आता है कि ये तो हमारे जो भी आपके मराठा भाई हैं, जैसे सिंधिया भोसले होलकर जो आपके ग्वालियर में जो ये सब ये क्षेत्र है, ये क्या कर रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो है बाजीराव द्वितीय का जो पेशवा है बने हुए हैं, बाजीराव द्वितीय वो अंतिम पेशवा कहाँ, पुणे में रह रहे हैं, इन पे भी जो है वो क्या करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं। उसी का कारण बनता है, कौन कारण बनता है, तो आप कहेंगे सहायक संधि तृतीय युद्ध का कारण बनता है। और इसमें जो है क्या करते हैं, आज तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है किसके किसके बीच, तो आप कहेंगे इसमें होते हैं बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देखिए फ्रेंड, इसमें 3 संधियाँ होती हैं, इसमें भी क्षेत्र जीतते जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ग्वालियर की संधि करते हैं सिंधिया से, मंदसौर की संधि करते हैं होलकर से, और पूना की संधि करते हैं पेशवा से। ये कहाँ बैठे हैं, पूना में पेशवा बैठते हैं, होलकर मंदसौर संधि करते हैं, ग्वालियर में सिंधिया बैठते हैं। तो यहाँ कहाँ करेंगे, ग्वालियर से सिंधिया से क्या करेंगे, ग्वालियर संधि करेंगे। ये संधियाँ आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 तक लड़ा गया था। और पहला हमने आपको बताया 1775 से लेकर 1782 तक, दूसरा हमने 1803 से लेकर 1806, और तीसरा जो है मराठा आंग्ल मराठा युद्ध 1 साल चला था 1817 से 1818 तक। ये सारी बातें आपको नोट करना है। और पूना की संधि में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, बाजीराव को बिठूर भेज दिया। कानपुर जो क्षेत्र आप जानते होंगे उसको बिठूर बोलते हैं। और 8 लाख पेंशन के जो वार्षिक पेंशन है उसके कहा कि आप चाहिए बिठूर में रहिए कानपुर में, और जो हम आपको क्या करेंगे 8 लाख पेंशन देंगे वार्षिक। और ये जो है बाद में जो है इनको पेंशन देना भी बंद कर देते हैं। और इन्हीं का पुत्र जो है बाजीराव द्वितीय का नाना साहब, जिसको हम धोंधू पंत कहते हैं, और पेंशन बंद होने के बाद ये जो है 1857 की क्रांति आप देखेंगे उनमें जो है नेतृत्व करेंगे कानपुर से नाना साहब। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और बाजीराव द्वितीय जो है अंतिम पेशवा होते हैं, और इन्हीं के जो है दत्तक पुत्र जो होते हैं, दत्तक मतलब गोद लिए हुआ पुत्र
धोंदू पंत थे नाना साहेब, जिसको नाना साहब कहते हैं। और 1800 क्रांति में जो है पेंशन को लेके ही क्या करेंगे, वहाँ पे एक 1800 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व करेंगे। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है। पूना की संधि, मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण क्या है। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध के समय कौन थे, माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय हमने आपको बताया पेशवा थे कौन, माधवराव द्वितीय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय और तृतीय में हमने आपको बताया बाजीराव द्वितीय ही थे पेशवा। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और कौन पहले में था, तो हमने आपको बताया कि पहले में जो आपका गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे तो वारेन हेस्टिंग, हमने आपको बताया था। और इनका डेट आपको याद रखना, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है, कारण क्या था और इसके किसके बीच युद्ध लड़ा गया था, ये सारी बातें आपको नोट करना है। और कौन उस समय पेशवा थे। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये था आपका मराठा साम्राज्य। और कल हम पढ़ेंगे जो आपके गवर्नर हैं वायसराय के बारे में हम देखेंगे, उनसे संबंधित जो कार्यावधि है वो सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।